तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में जाने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जरा कल्पना कीजिए, एक बेहद घना अंधेरा, मूसलाधार बारिश और एक ऐसा सफर जहां हर कदम पर सिर्फ और सिर्फ खौफ का साया हो। ये समझना अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि डर असल में हमारे दिमाग में काम कैसे करता है ना? कैसे एक बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली स्थिति पलक झपकते ही एक भयानक दुस्वप्न में बदल जाती है। इस थ्रिलर में हम एक मुसाफिर रघु के नजरिए से इसी डर के मनोविज्ञान और खौफनाक माहौल की भूमिका को डिकोड करेंगे। अब जरा इस पल के बारे में सोचिए। लगता है आप रास्ता भटक गए हैं। यकीन मानिए, ये महज कोई साधारण वाक्य नहीं है। भारी तूफान और बिजली की भयानक कड़कड़ाहट के बीच जब रघु कुसुमपुर जाने का रास्ता पूरी तरह से भूल चुका है, तब अचानक अंधेरे में से एक परछाई उभरती है, रतन, और वो ये बात कहता है। रघु के लिए ये अकेलेपन और बेबसी की सबसे पहली और सबसे खौफनाक चेतावनी थी। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो यहीं से इंसान का दिमाग अपनी सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा अलर्ट हो जाता है। ये ठीक वो पल है जहां से सामान्य दुनिया पीछे छूट जाती है और एक ऐसे अनजान खौफनाक सफर की शुरुआत होती है जहां से वापसी शायद मुमकिन ही नहीं है। हॉरर कहानियों में आपने अक्सर गौर किया होगा, एक बहुत ही क्लासिक कॉन्सेप्ट होता है फॉल्स सैंक्चुरी या एक अप्रत्याशित शरण का। जब कोई इंसान शारीरिक रूप से पूरी तरह थक चुका होता है और बेबस होता है, तो उसका दिमाग किसी भी सहारे को पकड़ने के लिए उतावला हो जाता है और इस हताशा में वो अक्सर उन खतरों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है जो बिल्कुल उसके सामने होते हैं। तूफान से बचने के लिए रघु भी बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे उस अनजान परछाई के पीछे पीछे चल पड़ता है। एक सुनसान सी जगह पर बनी उस चाय की दुकान को वो अपनी सुरक्षा मान लेता है। लेकिन सच कहूं तो ये कोई शरण नहीं थी, बल्कि एक बेहद खतरनाक जाल था जो उसके लिए बिछाया गया था। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे आसपास का माहौल ही चीख चीख कर खतरे का संकेत दे रहा था। इन सुरागों पर जरा गौर करें। जैसे जैसे रघु उस झोपड़ी की ओर बढ़ता है, उसे भीगी हवा में कुछ जलने की गंध आती है, गोश्त जलने की गंध। फिर एक और अजीब बात नोटिस होती है। इतनी तेज आंधी चल रही है, लेकिन लालटेन की लौ बिल्कुल स्थिर है, जरा भी नहीं हिल रही। और फिर अंत में कच्चे खून की वो अचानक आई तीखी गंध। ये तीनों बातें साफ इशारा कर रही थीं कि कुछ तो बहुत गलत है। असल में हमारा दिमाग ऐसे बेमेल संकेतों को भांपकर ही डर पैदा करता है, जो बताता है कि जो कुछ भी सामने हो रहा है वो सच नहीं है, वो महज एक माया जाल था। तो सबसे अहम बात यहां आती है और यहीं पर खौफ अपनी चरम सीमा को पार कर जाता है। एक खूनी लकीर। रात के वक्त जब रतन की पत्नी झूमर रघु को पान देने आती है, तो अचानक हवा का एक तेज झोंका आता है और उसके सिर की ओढ़नी सरक जाती है। इसके बाद जो दृश्य सामने आता है वो आक्षरिक रूप से खून जमा देने वाला है। झूमर के गले पर खून की एक बहुत गहरी लकीर है, जिससे ताजा खून की पतली धार बह रही है। ये वो जंप स्केयर मोमेंट है जो इंसान के दिमाग को सुन्न कर देता है और ये साफ कर देता है कि इस झोपड़ी में रहने वाले लोग जीवित इंसान तो बिल्कुल नहीं हैं। अब आगे क्या होता है? रात के सन्नाटे में घबराहट और थकान से चूर होकर जैसे ही रघु की आंख लगती है, अचानक एक डरावनी चीख से वो सन्नाटा टूट जाता है। बिस्तर पर उछलकर बैठते ही अंधेरे में जो दिखता है वो दिल दहला देने वाला है। सिर्फ एक व्यक्ति, जी हां, ठीक एक व्यक्ति गले में रस्सी डाले पास ही झूल रहा था। वो अकेला लटकता हुआ शरीर उस खौफनाक रात की सबसे भयानक छवियों में से एक बन जाता है, जो किसी भी इंसान के दिमाग में हमेशा के लिए छप सकता है। यकीन मानिए, अलगाव और बेबसी का ये चरम बिंदु है जहां से भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। आधी रात का कबूलनामा और धोखे की एक कहानी। घबराया हुआ रघु जब भागकर बाहर मचान पर बैठे रतन के पास जाता है, तो रतन की शांति बेहद चौंकाने वाली है। मतलब वो उस लटकते हुए शरीर को महज एक बुरा सपना कहकर टाल देता है और फिर बड़ी शांति से कहता है कि नींद नहीं आ रही तो चलो एक कहानी सुनाता हूं। ये वो कहानी है जो आज से ठीक 3 साल पहले शुरू होती है और यही वो रहस्य है जो इन सारी डरावनी घटनाओं की असली वजह है। तो ये खौफनाक दास्तान असल में 3 साल पहले शुरू होती है,
कहानी की शुरुआत होती है एक काफी सफल चाय वाले की शादी से। उसकी पत्नी बेहद सुंदर थी, लेकिन फिर इस कहानी में एंट्री होती है शंकर की, जो एक घुसपैठिए की तरह रोज वहां घंटों बैठकर उसकी पत्नी को घूरता रहता था। फिर एक दिन वो चाय वाला झूठा बहाना बनाकर बाजार जाता है और कहता है कि वो शाम को आखिरी बस से लौटेगा। लेकिन जब वो तूफान के कारण जल्दी वापस आ जाता है तो उसे अपनी पत्नी और शंकर एक साथ बिस्तर पर मिलते हैं। विश्वासघात का ये खौफनाक सच सब कुछ बदल कर रख देता है और एक इंसान के भीतर बैठे भयानक दानव को जगा देता है। धोखा खाने के बाद जो हुआ वो एक भयानक और खूनी प्रतिशोध था। गुस्से में पागल होकर वो आदमी सबसे पहले एक तेजधार हथियार से अपनी ही पत्नी की गर्दन रेत देता है। उसके बाद वो शंकर को घसीटता है, बुरी तरह पीटता है और बांस की छत से रस्सी बांधकर उसे फांसी पर लटका देता है। लेकिन बदले की ये आग यही नहीं बुझती। अंत में अपनी मरी हुई पत्नी के शरीर पर लालटेन फेंककर वो पूरी झोपड़ी को आग लगा देता है और खुद भी उसी धधकती आग में जलकर खाक हो जाता है। और आपको पता है, यही वो शापित जमीन है जिस पर आज की रात का ताना बाना बुना गया था। खैर, रात जैसे तैसे बीत जाती है और सुबह होते ही एक अजीब सी शांति छा जाती है। बिना किसी से कुछ कहे तेजी से अपनी साइकिल उठाकर वहां से भाग निकलना ही रघु को सबसे सही फैसला लगता है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे जो एहसास होता है वो किसी ठंडे पानी के छींटे जैसा है। उसका पैसों से भरा बैग, जी हां, जल्दबाजी और दहशत के मारे वो पैसों से भरा थैला उसी झोपड़ी में छूट गया है। इसका मतलब साफ था, उसी मनहूस डरावनी जगह पर वापस लौटना ही होगा। ये ठीक वो क्षण है जब इंसान का डर और उसकी मजबूरी आपस में टकराते हैं और उसे वापस उसी खतरे की ओर धकेलते हैं जिससे वो अभी अभी अपनी जान बचाकर भागा था। लेकिन जब दिन की रोशनी में वो वापस लौटता है तो कल रात का मायावी भ्रम पूरी तरह से टूट जाता है। जरा इस अंतर को देखिए। जहां कल रात एक चलती फिरती चाय की दुकान थी, आग की गर्माहट थी और वहां रतन और झूमर मौजूद थे, वहां आज दिन के उजाले में सिर्फ जली हुई लकड़ियों का एक पुराना ढांचा और राख पड़ी थी। वो सब कुछ जो कल रात एकदम सच लग रहा था, वो असल में उस 3 साल पुरानी खौफनाक कहानी का ही एक प्रेतवादित रूप था। मनोवैज्ञानिक रूप से सोचें तो ये सबसे बड़ा झटका है जब आपका दिमाग ये स्वीकार करने पर मजबूर हो जाए कि उसने जो भी देखा और जिया वो हकीकत नहीं बल्कि एक भयानक भ्रम था। और अगर आपको लग रहा है कि कहानी यहां खत्म हो गई तो रुकिए, सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। जब रघु राख के उस ढेर के पास खड़ा होता है तो कोई पीछे से आवाज देता है। पलटने पर वो देखता है कि पैसों वाला बैग किसी ने पकड़ रखा है। जब वो पूछता है कि कौन हो तुम, तो एक फुसफुसाती हुई खून जमा देने वाली आवाज आती है, मैं झूमर। हवा के एक और झोंके से ओढ़नी फिर हट जाती है और वही खून से सना कटा हुआ चेहरा और सड़े हुए खून की गंध वापस सामने आ जाती है। ये एक ऐसा खौफनाक पल था जो किसी भी इंसान की बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर था और इसी डर के मारे रघु वहीं बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ता है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या रघु हमेशा के लिए उन भूतों का शिकार हो गया? क्या वो सिर्फ एक तूफान से बच निकलने में खुशकिस्मत था, या कुसुमपुर की उस खौफनाक रात ने उसके दिमाग पर ऐसा निशान छोड़ दिया है जो अब कभी नहीं मिटेगा? शारीरिक रूप से तो वो वहां से बच निकला, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से इस भयानक अनुभव की कीमत शायद उसे जीवन भर चुकानी पड़े। यह साफ दिखाता है कि असली हॉरर केवल भूतों का नहीं होता, बल्कि उस ट्रॉमा का होता है जो इंसान के जहन में हमेशा के लिए घर कर जाता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। डर के मनोविज्ञान और इन डरावने रहस्यों को गहराई से समझने का यह सफर हमेशा ऐसे ही दिलचस्प होता है। सोचने के लिए बहुत कुछ है ना?